ज़ोबात की एक बात यह कि यह खबर तो शायद आप जान गए कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि सर क्रीक पर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की सोचना भी छोड़ दे। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस सर क्रीक वाले मसले के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। मतलब पब्लिक ये तो शायद जानती है कि ये उधर गुजरात की तरफ के बॉर्डर पर है जहां पाकिस्तान से विवाद चलता रहता है, लेकिन यह है कहां और विवाद क्या है और विवाद शुरू कैसे हुआ, यह पब्लिक को ज्यादा आइडिया नहीं होता। कश्मीर का तो फिर भी कई लोग जानते हैं कि मोटे तौर पर मसला क्या है, लेकिन सर क्रीक की जानकारी होती भी है तो सरसरी सी होती है। तो यह समझने वाली बात है कि यह इलाका अहम क्यों है और पूरी कहानी आखिर है क्या, क्योंकि है तो देश की जमीन की बात। तो पहले तो समझ लीजिए कि सर क्रीक है कहां पर। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर से अगर आप लाइन शुरू करो तो चलते चलते पंजाब, फिर राजस्थान, फिर जाता है गुजरात तक और खत्म कहां जाकर होता है, अरब सागर में। तो जिस जगह पर जाकर बॉर्डर खत्म होता है वो जगह है सर क्रीक। सर क्रीक तो नाम अंग्रेजों ने दे दिया था, लोकल लोग उसको कहते थे बाणगंगा। जी हां, नाम है बाणगंगा, तो नाम से ही आप समझ गए कि वहां एक नदी टाइप का कुछ है। तो असल में ये एक नदी का मुहाना है समुद्र में गिरने का, यानी नदी जहां समुद्र में गिरने वाली होती है वहां पर समुद्र का खारा पानी अंदर नदी की तरफ भी आ जाता है। तो ये नदी का एंड का वो वाला हिस्सा होता है जहां समुद्र का ज्वार भाटा अंदर आ जाता है, तो पानी यहां पर खारा ही हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि साफ पानी समुद्र की तरफ आ रहा है, इधर समुद्र टोटल शांत पड़ा हो किसी झील की तरह, तब तो नदी का पानी आकर समुद्र में मिल जाएगा सीधा। लेकिन समुद्र शांत थोड़ी होता है, समुद्र में तो लहरें उठती रहती हैं, ज्वार भाटा आता रहता है। तो उधर से साफ पानी आ रहा होता है, समुद्र की तरफ से भी खारा पानी जा रहा होता है, तो समुद्र का पानी अंदर चला जाता है नदी के रास्ते में, और लास्ट का जो नदी का हिस्सा होता है उसमें खारा पानी मिक्स हो गया होता है, साफ पानी खारा पानी। वैसा हिस्सा है ये सर क्रीक, जिसको वहां के लोग कहते थे बाणगंगा, क्योंकि लगती तो चौड़ी सी नदी थी, क्योंकि उसके किनारे भी हैं, इधर उधर कच्छ, इधर उधर सिंध, नदी लगती है, लेकिन वो समुद्र का पानी आ गया खारा, लेकिन पानी होता है उसमें समुद्र का। वहीं जाकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म हो रहा है, यानी बाणगंगा के अंदर के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये दोनों किनारे 96 किलोमीटर तक चलते चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इधर भारत उधर पाकिस्तान 96 किलोमीटर तक साथ साथ चलते हैं। उसके बाद आगे समुद्र आ जाता है और दोनों किनारे अलग अलग अपनी तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? भारत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का अपना ही तर्क है। भारत का कहना है कि यह पाकिस्तान के किनारे की तरफ वाला बाणगंगा का आधा पानी वाला हिस्सा पाकिस्तान का, जो उसके किनारे की तरफ है, भारत के किनारे की तरफ वाला आधा पानी वाला हिस्सा भारत का। 96 किलोमीटर बाणगंगा के रास्ते में बिल्कुल बीच में अंग्रेजों ने खंबे भी लगा दिए थे, मार्कर भी लगा दिए थे। तो उन खंबों तक इधर से भारत, उधर से पाकिस्तान, और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा पानी का हिस्सा जहां नाव चल सकती हो, उसके अगर दो किनारे अलग अलग देशों में हो तो किनारे से पानी के नीचे बीच तक की जमीन एक देश की होती है, वहां से अगले किनारे तक दूसरे देश की होती है। लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता। अंग्रेजों ने पानी के बीच में मार्कर भी लगाए हुए हैं, तब भी नहीं मानता। उसका कहना है भारत का हिस्सा किनारे तक है और भारत के किनारे से ही पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है, मतलब पानी वाला पूरा हिस्सा पाकिस्तान का है, सर क्रीक का, ऐसा उसका दावा है। लेकिन वो ये दावा किस आधार पर करता है? जब अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि कोई भी पानी का हिस्सा जिस पर नाव चल सकती हो उसके दो किनारे हों, तो पानी वाले के बीच से बॉर्डर खींचा जाता है, पानी के बीच से। तो पाकिस्तान कैसे कहता है बॉर्डर पानी के बीच से नहीं है बल्कि भारत वाली साइड के किनारे तक है? तो वो जो उसका आधार है वो दो वजह से है। पहली वजह तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के एक पेच की वजह से। अब पेच ये है कि पानी के बीच से बॉर्डर बनाने का अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो उस पानी पर होता है जिस पर नाव चल सकती हो, और सर क्रीक ऐसा पानी का 96 किलोमीटर का हिस्सा है जिसमें गर्मियों के कुछ दिनों में पानी ज्वार भाटा की वजह से समुद्र में चला जाता है, और सर क्रीक में पानी का लेवल इतना कम हो जाता है
जिसमें पुराने जमाने में नाव नहीं चल सकती थी, यानी गर्मी के उन दिनों में वो दलदल बन जाता है, नावें फंस जाती। हालांकि अब तो कहते हैं कि ऐसी नावें आ चुकी हैं जो वहां सारा साल चल सकती हैं, लेकिन ऐसा अंग्रेजों के जमाने में नहीं था। तो पाकिस्तान की दलील यह है कि क्योंकि वो दलदल हो जाता है, समुद्र का पानी नीचे जाता है, तो उसमें बॉर्डर बीच से नहीं बनेगा बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर कुछ दिन वो दलदल भी हो जाता है तो बॉर्डर भारत के किनारे से क्यों बनेगा, पाकिस्तान के किनारे से क्यों नहीं बनेगा? तो वो दूसरी वजह जिसकी पाकिस्तान दलील देता है वो ये है कि ऐसा अंग्रेजों के जमाने में तय हो गया था जब उन्होंने वो हिस्सा सिंध को दे दिया था, कच्छ को नहीं। लेकिन पाकिस्तान की वो दलील भी सही नहीं है। ऐसा क्यों है वो समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने क्या बंटवारा किया था। और पता है आपको इस सर क्रीक का बंटवारा हुआ क्यों था? एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर चंद लकड़ियों का सवाल था और बात इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज सरकार को बीच में आकर बंटवारा करना पड़ा था सर क्रीक का। ये तो सब जानते हैं अंग्रेजों का राज था भारत पर। तो इस इलाके पर आ जाइए। ये जो सर क्रीक है, जिसको अंग्रेजों से पहले बाणगंगा कहते थे, इसमें एक तरफ था सिंध, दूसरी तरफ कच्छ। सिंध में मुस्लिम शासकों का राज था, उनको अमीर कहते थे। टालपुर राजवंश के अमीर थे सिंध के शासक, टालपुर अमीर। और कच्छ में हिंदू शासक थे जिनको राव कहते थे। तो इधर हिंदू राव महाराज, उधर मुस्लिम अमीर थे। फिर 1843 में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों को हरा दिया, सिंध पर कब्जा कर लिया और वहां सीधा अंग्रेज सरकार का राज हो गया। फिर बॉम्बे प्रांत बनाया अंग्रेज सरकार ने। तो बॉम्बे प्रांत में इधर आज के महाराष्ट्र का काफी इलाका, आज के गुजरात के काफी इलाके से लेकर सिंध तक का इलाका था। कच्छ नहीं था उसमें, लेकिन कच्छ में राव महाराज का ही राज था। जैसे बाकी रजवाड़ों के साथ अंग्रेजों की डील थी, लोकल लेवल पर शासन राजा कर रहे हैं, बाकी डिफेंस वगैरह के बड़े मसले अंग्रेज देखते थे, वो कच्छ में भी था। तो ऐसा हो गया कि इस तरफ कच्छ के राव महाराज का इलाका और बाणगंगा के उस तरफ डायरेक्ट अंग्रेज सरकार के अंडर वाला सिंध था, जो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। तो 1908 में क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार के कस्टम्स विभाग के एक कर्मचारी था, अहमद जुमा नाम का। वो अहमद जुमा बाणगंगा वाले इलाके से लकड़ियां ले जा रहा था। राव महाराज के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दी कि कच्छ के इलाके से कैसे लकड़ियां ले जा रहे हो। अब वो अंग्रेज सरकार का कर्मचारी था, इसलिए अंग्रेज सरकार को बीच में आना पड़ा। तो खैर सरकार ने तय किया कि यहां पर कच्छ और सिंध के बीच बॉर्डर बना देते हैं, नहीं तो ये तो झगड़े होते रहेंगे। करते करते 1914 में सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें वही लिखा जो भारत कहता है कि पानी के बीच से बॉर्डर निकलेगा। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि लिखा तो ये कि बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन जो नक्शा बनाया उस दस्तावेज के साथ अंग्रेज सरकार ने, उसमें एक लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ का किनारा है। मतलब नक्शे में पानी वाला हिस्सा सिंध की तरफ था, सिंध पे उनका डायरेक्ट राज था। तो उन्होंने नक्शा ऐसा बनाया कि कच्छ के बॉर्डर से पानी वाला इलाका सिंध में, लेकिन लिखा ये कि बॉर्डर बीच से होगा, यानी दोनों बातें कर दी। पाकिस्तान उसी नक्शे की दलील देता है। यह था 1914 में। लेकिन फिर उसी अंग्रेज सरकार ने 1925 में एक और नक्शा जारी किया जिसमें पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर और खंबे दिखाए गए। तो भारत की दलील है कि 1925 में फाइनल हो तो गया था, लेकिन पाकिस्तान 1914 के नक्शे को पकड़े बैठा। दूसरा तर्क वो ये देता है कि पानी के बीच वाला नियम तो वहां लागू होता ही नहीं है, जहां वहां लागू होता है जहां नाव चल सकती हो। यहां तो कुछ दिन साल में दलदल हो जाता है, नाव नहीं चलती। भारत का तर्क है कि एक तो ब्रिटिश सरकार के मार्कर वाला नक्शा 1925 वाला, और 1914 के समझौते की भी बात करो तो उसमें भी लिखा यही है कि बॉर्डर पानी के बीच से, और लगभग सारा साल तो वहां नावें चलती हैं, बल्कि वहां तो मछुआरे जाते हैं दोनों देशों के। तो बॉर्डर तो दोनों के बीच ही हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बैठा था, यानी बाहर के देशों के लोगों की अदालत बैठी थी इस पर फैसला करने के लिए। उसने कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत को सौंप दिया था, पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था कच्छ के रण पर। लेकिन पाकिस्तान यह कहता है कि ट्रिब्यूनल ने तो पूरे कच्छ के रण की बात की थी, सर क्रीक पर साफ साफ कुछ नहीं कहा था। मतलब पाकिस्तान वही पुराना राग अलापता कि युद्ध भी हार गया, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल पर भी राजी हो गया,
लेकिन उसके फैसले को भी अपने हिसाब से ही देखेगा और फिर निकाल कर ले आता 1914 का नक्शा, यानी 1925 का नक्शा नहीं मानता, 1968 के ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं मानता, बस अपना राग अलपता है। तो भारत ने भी साफ कर दिया कि अगर इस तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जैसे 1965 में लाहौर तक सेना पहुंच गई थी, वो याद रखे कि इधर से सेना गई तो कराची तक पहुंच सकती है। 100 बात की एक बात।